नमस्कार। नमस्कार दोस्तों और मेरे अग्रज सीनियर लेखक और भी लोग जो यहाँ आज मेरे साथ मौजूद हैं। आप सबको नए वर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। डॉक्टर विद्योत्तमा जो पिछले 4 अक्टूबर को ये दुनिया छोड़ गईं और जिनकी स्मृति में ये पेज बनाया गया है, उनसे कभी मिलना तो नहीं हुआ, लेकिन ये जानता हूँ कि वे अकूत संभावनाओं और ऊर्जा और उत्साह से भरी युवा डॉक्टर थीं और यह भी कि वे केवल डॉक्टर नहीं थीं। उनमें सामाजिक जिम्मेदारी का जज्बा बहुत प्रबल था। प्रगतिशील जीवन मूल्यों के लिए वे प्रतिबद्ध थीं और समानता का और इंसानी गरिमा यानी ह्यूमन डिग्निटी का मूल्य समझती थीं, सामाजिक स्तर पर भी और निजी स्तर पर भी। ये बोध या अवेयरनेस या सजगता उनमें सिर्फ विचार या सिद्धांत के स्तर पर नहीं थी, ये सिर्फ थ्योरी नहीं थी। वो इन्हीं मूल्यों के लिए जीना चाहती थी, इनके इर्द गिर्द ही अपने जीवन का निर्माण करना चाहती थी। हमारे समाज में थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच, आदर्शों और आचरण के बीच या कहें शब्दों और उनके मायनों के बीच एक विराट खाई है। हम जिस समाज में रहते हैं वहां वर्ग और जाति जैसे तमाम विभाजन हैं। समानता संविधान में लिखा एक आदर्श वाक्य भले ही हो, वो हमारा जीवन मूल्य नहीं है, वो हमारे व्यवहार में अभी तक नहीं आ सका है। ताकतवर लोग, साधन संपन्न लोग, जिनके पास थोड़ी भी सत्ता है, एक अहंकार में बाकी सबको तुच्छ समझते हुए दंदनाते घूमते हैं। हमारे सामाजिक रिश्तों में घुन लगा हुआ है। लोग जो सामाजिक पदानुक्रम यानी सोशल हायरार्की में उनसे नीचे हैं, उनसे बराबरी का मानवीय व्यवहार करना नहीं जानते। वो सिर्फ सब्जुगेट, डोमिनेट, रूल करना चाहते हैं। ऐसी बातें उन्हें परेशान करती थी। उनका न रहना सिर्फ उनके परिवार की नहीं, एक बड़ी सामाजिक क्षति भी है। कहानी का ये पाठ उनकी याद को समर्पित है। उनके साथ ये हमारे अग्रज और मित्र वरिष्ठ कवि मंगलेश डबराल की स्मृति में भी है, जो पिछले महीने की 9 तारीख को हमारा साथ छोड़ गए। कहानी के पाठ से पहले इस कहानी के और कहानी लेखिका के और उनके रचना कर्म के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इजाबेल अलेंदे या आयंदे चिले की विश्वविख्यात लेखिका हैं, स्पेनिश भाषा की। वो 1942 में पेरू में जन्मी थी। चिले के निर्वाचित समाजवादी राष्ट्रपति साल्वाडोर आयंदे की वे भतीजी थीं। 1973 में जनरल पिनोशे के नेतृत्व में एक सैनिक सत्ता पलट में आयंदे की सत्ता का अंत हुआ। इसके बाद राजनीतिक हालात के चलते इजाबेल अलेंदे को अपना देश छोड़ना पड़ा। वो वेनेजुएला और अमेरिका में रहीं। 1985 में अपने पहले उपन्यास द हाउस ऑफ स्पिरिट्स से उन्होंने साहित्य में एक धमाकेदार दस्तक दी। उनका लेखन जिंदगी की तमाम कठिनाइयों, यातनाओं और तकलीफों के बरअक्स इंसानी जिजीविशा यानी ह्यूमन विल को, उसकी ताकत को रेखांकित करता है, उसी की कहानी कहता है।
जब वो 49 वर्ष की थी, उनकी 28 साल की नौजवान बेटी पौला डॉक्टरों की किसी भूल के कारण कोमा में चली गई थी। पौला उनकी किताब है जो उन्होंने महीनों तक बेहोश बेटी के सिरहाने बैठकर लिखी थी, उसे होश में लाने की कोशिशों में तिल-तिल कर जलते हुए, उसके नींद से जागने की एक नामुमकिन सी उम्मीद के साथ। ये किताब पौला बेटी को संबोधित एक पत्र है, जिसमें बहुत गुस्सा है, बहुत दर्द है और एंग्विश है। इसके बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जो पाठक के दिल पर दर्दनाक जख्म बना देते हैं, लेकिन बहुत दर्दनाक होते हुए भी ये उसी इंसानी जिजीविषा से सराबोर है जो उनकी रचनाओं का मूल स्वर है और हमें सिखाती है कि असह्य को यानी अनबियरेबल को किस प्रकार सहा जाना चाहिए। तो उन्हीं की कहानी है ये जिसका पाठ करने जा रहा हूं। ये उनके संग्रह द स्टोरीज ऑफ ईवा लूना की एक कहानी, ऑफ द क्ले वी आर मेड ऑफ, हिंदी में जिस मिट्टी से बने हैं हम। हिंदी में इस कहानी का बेहतरीन अनुवाद किया है हमारे सीनियर राइटर जितेंद्र भाटिया ने। जितेंद्र जी शायद अभी यहाँ नहीं है, फिर भी विश्व साहित्य के खजाने से दुनिया की तमाम भाषाओं से ऐसी कीमती कृतियां चुनकर लाने के लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी, बहुत आभार। लैटिन अमेरिकी देशों के साहित्य में यथार्थ एक अलग, एक बदले हुए रूप में हमारे सामने आया, जिसे हम जादुई यथार्थवाद या मैजिकल रियलिज्म के नाम से जानते हैं। मार्केज, ल्योसा आदि के साथ इजाबेल अलेंदे भी मैजिकल रियलिज्म के शीर्ष लेखकों में हैं। हालांकि ये कहानी जिसका पाठ करने जा रहा हूं, ये मैजिकल रियलिज्म की शैली में नहीं है। जितेंद्र जी ने लिखा है इस कहानी को प्रस्तुत करते हुए उसकी कि इसे वे अपने जीवन में पढ़ी सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से एक मानते हैं और मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं। ये कहानी ऐसी है जिसके आईने में हम सब अपना अपना चेहरा देख पाएंगे। हम अपने को एक बड़ी मानवीय ट्रेजेडी का गवाह पाते हैं, लेकिन सिर्फ गवाह नहीं, अभियुक्त भी। सिर्फ विटनेस नहीं, कहीं एक्यूज्ड भी। हम कहीं ना कहीं अपने को जिम्मेदार पाते हैं, अपने भीतर के मुजरिम को पहचान पाते हैं। कट गया था शायद एक थोड़ी देर के लिए। ये कहानी एक असाधारण ऊंचाई इसलिए हासिल करती है कि ये कहती है कि सबसे महान रचना भी अंततः जीवन के सामने बहुत छोटी है। ये कहानी एक अपरिभाषित निराकार मानवता की बात नहीं करती, एक अमूर्त, गोलमोल, निराकार मनुष्यता की यानी ह्यूमैनिटी की बातें करना आसान होता है। मुश्किल होता है असली सजीव मनुष्यों की, रियल ह्यूमंस की बातें करना, उन चेहरों की जिन्हें आप पहचान सकें, छू सकें। ये आसान नहीं होता क्योंकि वो आपके ऊपर जिम्मेदारी का बोझ भी डालता है। जीवन क्षणभंगुर, गतिशील और नश्वर है, फिर भी कुछ भी जीवन से अधिक मूल्यवान नहीं।
ये एक ऐसी आम सच्चाई है जिसे हम सब जानते हैं, फिर भी बेपरवाह, बेहरकत कीमती जिंदगियों को असमय अपने सामने खत्म हो जाने देते हैं, खत्म होते देखते हैं। उसे एक डेस्टिनी के या नियतिबद्ध अपरिहार्यता के खाते में डालकर अपनी ग्लानि और जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं। तो जीवन के प्रति, किसी भी जीवन के प्रति ये बेपरवाही या ये अनकंसर्न एक गुनाह है। तो कहानी स्थापित करती है कि व्यापक मनुष्यता में शामिल एक एक मनुष्य, एक एक जीवन महत्वपूर्ण है और जिंदगी के एक छोटे से कण को बचाने के लिए भी अपना समूचा लेखन, अस्तित्व, सब कुछ दांव पर लगाया जा सकता है, न्यौछावर किया जा सकता है। तो ये कहानी एक बड़ी प्राकृतिक ट्रेजेडी की पृष्ठभूमि में घटित होती है। कोलंबिया में 1985 में आए विनाशकारी भूकंप के एक सच्चे अनुभव पर आधारित है ये। हालांकि कहानी में भूकंप नहीं है, एक न जाने कब से सोया हुआ ज्वालामुखी फट पड़ा है। एक टीवी पत्रकार कैमरे के साथ उसे कवर करने निकला है। अब मैं कहानी की शुरुआत करता हूं। लगभग 30 से 40 मिनट इसे पढ़ने में मुझे लगेंगे। जिस मिट्टी से बने हैं हम, इजाबेल आइंदे। लड़की का सर उन्हें दलदल के ऊपर बाहर निकला हुआ मिला। उसकी फैली हुई आंखों में एक खामोश इल्तिजा थी। उसका नाम एजुसेना था। एजुसेना यानी कुमुदिनी। मीलों तक फैले उस कब्रिस्तान में जहां अनाथों, अपाहिजों की चीख पुकार से हवा बोझिल होती जा रही थी और मौत की गंध दूर दराज के गिद्धों को चुंबक की तरह खींचने लगी थी, बहादुरी से मौत को चुनौती देती उस छोटी सी जिद्दी लड़की का वो अक्स एक तरह से उस पूरी त्रासदी का आईना बन गया था। दलदल के भीतर से किसी मटमैले कुम्हड़े की तरह उसे उसके सिर की दहला देने वाली तस्वीरें टेलीविजन कैमरों द्वारा इतनी बार प्रेषित की जा चुकी थी कि अब सभी उसका चेहरा और नाम पहचानने लगे थे। और जब भी टीवी के पर्दे पर वो हमें दिखाई देती, उसके ठीक पीछे राल्फ कार्ले होता। राल्फ जो टीवी के असाइनमेंट पर वहां गया था, लेकिन जिसने अंदाज भी नहीं लगाया होगा कि 30 वर्ष पहले खोए अतीत का एक टुकड़ा उसे वहां मिल जाएगा। शुरू में धरती के भीतर से एक गहरी सिसकी सी उठी थी, जिसके वजन तले कपकपाते हुए कपास के खेत झाग की लहरों में तब्दील होते चले गए थे। भूगर्भ शास्त्रियों को पता था कि ज्वालामुखी फिर से जाग उठा है और हफ्तों पहले से उन्होंने अपने सिस्मोग्राफ वहां तैनात कर दिए थे। उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि लावे की गर्मी से ज्वालामुखी की तराइयों में सदियों से जमी वो बर्फ पिघलकर बह सकती है, लेकिन किसी बुढ़िया की घबराहट बड़ी भरी बड़बड़ाहट की तरह किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया था और घाटी के सभी गांव और मोहल्ले जमीन के भीतर की इस खलबली से अनजान, हमेशा की तरह अपनी रोजमर्रा की व्यस्तताओं में डूबे रहे थे। फिर आखिरकार बुधवार की उस अपशगुन रात को एक लंबी गड़गड़ाहट के साथ इस दुनिया का अंत होता सा प्रतीत हुआ था। बर्फ की दीवारें बहकर लावे, पत्थर और पानी के एक तूफान की शक्ल में गांव पर बरसी थीं और सब कुछ उस धातुकीय वमन के महासागर में डूबता चला गया था। आतंक के उस पहले दहशत भरे झटके से उभरने पर लोगों ने पाया था
कि मकान, दुकानें, चर्च, कपास के खेत, कॉफी के घने पेड़ और चरागाह सब लापता हो चुके हैं। एक लंबे अंतराल के बाद जब जिंदा बच रहे लोगों की मदद करने और मरने वालों की संख्या का हिसाब लगाने के लिए सिपाहियों और स्वयंसेवकों के दस्ते वहां पहुंचे थे तो पता चला था कि 20,000 से भी अधिक इंसान और पता नहीं कितने मवेशी उस गाढ़े बदबूदार कादे के गर्भ में समाधि ले चुके थे। नदियों और जंगलों का नाम निशान तक बाकी नहीं बचा था और दूर जहां तक नजर जाती थी दलदल के एक अनंत महासागर के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था। सुबह बहुत तड़के, भोर होने से काफी पहले जब टीवी स्टेशन से फोन आया तो मैं और राल्फ गहरी नींद में थे। खुमारी से बोझिल आंखें लिए मैं मुश्किल से बिस्तर से बाहर निकली थी और जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर तैयार होते राल्फ के लिए कॉफी का प्याला बनाया था। हर जगह साथ रहने वाले हरे रंग के बैग में सारा सामान ठूंस चुकने के बाद राल्फ ने हमेशा की तरह मुझसे विदा ली थी। उस वक्त तक मेरे मन में कोई आशंका पैदा नहीं हुई थी। बाद में रसोई घर में कॉफी की चुस्कियों के बीच की फुर्सत को भरने की कोशिश में मैं तय करती रही थी कि राल्फ की अनुपस्थिति की वे लंबी घड़ियां मैं कैसे बिताऊंगी। मुझे यकीन था कि अगले दिन वो लौट आएगा। घटना स्थल पर पहुंचने वालों में राल्फ सबसे आगे था। वो अपने टेलीविजन के हेलीकॉप्टर में सवार होकर सीधे उस तूफान के केंद्र बिंदु तक पहुंच गया था। अपने टीवी के पर्दों पर हम उसके सहायक के कैमरे से खींची गई फुटेज देख पा रहे थे, जिसमें माइक्रोफोन हाथ में लिए घुटनों तक दलदल में डूबा वो खोए हुए बच्चों, जख्मी जिस्मों, लाशों और तबाही के अवशेषों के बीच से अपनी नपी तुली आवाज में पूरी त्रासदी को हम तक पहुंचाने में जुटा था। पिछले कई वर्षों से उसका सुपरिचित व्यक्तित्व खबरों का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका था। मौकाए वारदात से युद्धों, विभीषिकाओं और दुर्घटनाओं पर प्रसारित होने वाले चश्मदीद वृत्तांतों में उसकी भयावह संलग्नता को साफ महसूस किया जा सकता था। उसे रोक पाना असंभव था और कई बार तो मुझे आश्चर्य होता कि दुखों और विपदाओं के बीच घिरकर भी वो इतना शांत और संतुलित कैसे बना रह सकता है। दुनिया की कोई भी ताकत उसके अदम्य विश्वास को डिगाने या उसके कौतूहल को शांत करने में असमर्थ लगती। भय उसे छू भी नहीं पाता था, हालांकि मेरे सामने वो खुद स्वीकार कर चुका था कि वो कतई एक साहसी इंसान नहीं है। मुझे लगता है कि कैमरे के लेंस का उस पर विचित्र प्रभाव पड़ता था और वो अनायास ही एक ऐसे काल और प्रदेश में पहुंच जाता था जहां से घटनाक्रम का हिस्सेदार बने बगैर भी उसके लिए हर चीज को साफ साफ देख पाना संभव होता था। उसे करीब से जानने के बाद मैंने पाया था कि हादसों के प्रति ये घटनात्मक अलगाव ही दरअसल उसे अपनी खुद की संवेदनाओं से बचाए रखता था। राल्फ एजुसेना की कहानी के प्रारंभ से ही उसके साथ था। उसने उसे ढूंढ निकालने और उस तक पहुंचने की कोशिश करने वाले लोगों का फिल्मांकन किया। उसके कैमरे ने पहली बार जूम इन करके उसके सांवले चेहरे, उसकी बड़ी बड़ी सूनी आंखों और उसके उलझे हुए कत्थई बालों को तस्वीरों में उतारा। उसके चारों ओर दलदल किसी रेत की तरह फैली थी, जिसकी वजह से उस तक पहुंचने की कोशिश करने वाले किसी भी शख्स के लिए डूब जाने का संगीन खतरा था। लोगों ने एक रस्सी उसकी ओर फेंकी, लेकिन तमाम चिल्लाहट भरे आदेशों के बावजूद उसने उसे पकड़ने की कोशिश नहीं की। फिर आखिरकार अपना हाथ दलदल से बाहर निकालकर उसने हिलने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा करते ही वो दलदल में कुछ और धंस गई। राल्फ ने तत्काल अपना झोला और दूसरा सामान उतार फेंका और दलदल में आगे कदम बढ़ाते हुए उसने सहयोगी के माइक्रोफोन पर जानकारी दी कि कीचड़ काफी ठंडा है और उसमें अब लाशों से उड़ती सड़ांध को भी साफ महसूस किया जा सकता है।
तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा तो लड़की ने उसे फूलों वाला वो नाम बताया। हिलना मत एजुसेना, राल्फ ने आदेश दिया और उसके बाद वो लड़की के साथ एक धारा प्रवाह अंतहीन बातचीत में मशगूल हो गया ताकि किसी तरह उसका ध्यान बातों में उलझाए रखा जा सके। इस दौरान वो कमर तक दलदल में धंसा लगातार अपने कदम उस लड़की की ओर बढ़ा रहा था। उसके गिर्द फैली हवा भी अब उस दलदल जितनी ही गंदली दिखाई देने लगी थी। जिस रास्ते से वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, वहां से उस लड़की तक पहुंच पाना असंभव था। लिहाजा कुछ दूर बढ़ने के बाद राल्फ पलटा और घूमकर उस तरफ निकल आया जहां नीचे की जमीन कुछ सख्त महसूस होती थी। जब वो काफी करीब पहुंच चुका तो हाथ आगे बढ़ाकर उसने रस्सी को लड़की की बाहों के नीचे बांध दिया ताकि वे उसे खींचकर बाहर निकाल सकें। उसकी ओर देखते हुए उसने चेहरे पर अपनी वो जानी पहचानी मुस्कुराहट उभारी जिससे उसकी आंखें मिचने सी लगती हैं और वो किसी मासूम लड़के सा दिखाई देने लगता है। उसने एजुसेना से कहा कि वो घबराए नहीं, अब वो आ गया है और वो जल्दी ही उसे खींचकर बाहर निकाल लेंगे। उसने दूसरों से ऊपर खींचने का इशारा किया, लेकिन रस्सी में जैसे ही खिंचाव आया वो लड़की दर्द के मारे चीख उठी। उन्होंने फिर से कोशिश की तो उसका जिस्म कंधों और बाहों तक बाहर आया, लेकिन उससे आगे वे उसे नहीं निकाल पाए। किसी ने कहा कि हो सकता है उसके पैर अपने मकान की ढहती हुई दीवारों के बीच फंस गए हों, लेकिन लड़की ने बताया कि वहां सिर्फ मकान का मलबा ही नहीं है, बल्कि उसके भाइयों और बहनों के जिस्म भी नीचे से उसकी टांगों को जकड़े हुए हैं। घबराओ मत, हम तुम्हें यहां से निकाल लेंगे, राल्फ ने वादा किया। प्रसारण की गड़बड़ी के बावजूद मुझे उसकी कमजोर पड़ती आवाज का आभास हुआ और उस क्षण मेरे मन में उसके प्रति बेसाख्ता प्यार भी उमड़ पड़ा। कुछ भी बोलने की जगह एजुसेना सिर्फ खामोशी से उसकी ओर देखती भर रह गई। उन चंद घंटों के दौरान राल्फ कार्ले ने उस लड़की को बाहर निकालने की लगभग हर तरकीब आजमा डाली होगी। वो तरह तरह की रस्सियों और बांस के लट्ठों से जूझता रहा, लेकिन बाहर की ओर खींचने का हर प्रयास दलदल में कैद उस लड़की के लिए असहनीय यातनादायक साबित होने लगता था। उसने एक बांस को टेक की तरह इस्तेमाल करने की जुगत भिड़ाई, मगर कामयाब नहीं हुआ। बीच में उसने कुछ सिपाहियों से भी मदद मांगी, लेकिन मामूली कोशिश के बाद वे भी चले गए, क्योंकि वहां और भी बहुत से लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। वो लड़की हिल नहीं सकती थी, बल्कि लगता था कि अब उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, लेकिन फिर भी वो बदहवास नहीं थी। गोया कि बुजुर्गों से मिली किसी पुश्तैनी तहजीब की तरह उसने अपनी नियति को स्वीकार कर लिया हो। लेकिन दूसरी ओर राल्फ ने जैसे उस लड़की को मौत के मुंह से बाहर निकालने की जिद ही ठान ली थी। किसी ने उसे एक टायर लाकर दिया तो उसने उसे अपनी बाहों के नीचे किसी रक्षा पेटी की तरह लगा लिया। फिर उसने उसके बीच एक लकड़ी का तख्ता फिट किया ताकि वो तैरता रह सके और इस तरीके से लड़की के पास भी बना रहे। क्योंकि बिना देखे भीतर छिपे मलबे को हटाना असंभव था, इसलिए उसने एक बार उस लड़की के पैरों के नजदीक डुबकी लगाने की भी कोशिश की, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद हताश होकर मुंह से गारा थूकते हुए उसे अपने कीचड़ में सने जिस्म को बाहर निकालना पड़ा। आखिरकार वो इस फैसले पर पहुंचा कि एक पंप के जरिए पानी को वहां से बाहर फेंके बगैर उस लड़की को बाहर निकालना असंभव होगा। उसने तुरंत वायरलेस पर अपनी वो मांग प्रेषित भी कर दी, लेकिन दूसरी ओर से उत्तर आया कि वहां उनके पास यातायात का कोई साधन नहीं है और वे अगली सुबह से पहले पानी खींचने वाला पंप नहीं भिजवा पाएंगे। हम इतनी देर नहीं रुक सकते, राल्फ हताशा में चिल्लाया, लेकिन उस हंगामे में किसी को उसकी बात सुनने की फुर्सत नहीं थी। वक्त गोया कि ठहर सा गया था और कई घंटे गुजर चुकने के बाद अब राल्फ को यूं लगने लगा था जैसे सारे घटनाक्रम को कोई बेवजह तोड़ता मरोड़ता चले जा रहा हो।
एक फौजी डॉक्टर ने आकर लड़की का मुआयना किया और बताया कि उसके हृदय की गति सामान्य है और अगर उसे ज्यादा ठंड न लगी तो वो किसी तरह रात गुजार ले जाएगी। सब्र करो एजुसेना, कल सुबह हमें पंप मिल जाएगा। राल्फ ने लड़की को सांत्वना देने की भरसक कोशिश की। मुझे छोड़कर मत जाना, वो गिड़गिड़ाई। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जा रहा हूँ। किसी ने उसे कॉफी लाकर दी तो उसने बड़ी मुश्किल से घूंट दर घूंट उसे लड़की के हलक से नीचे उतारा। गर्म पेय के भीतर जाने से लड़की के जिस्म में कुछ हरकत आई और वो उसे ज्वालामुखी फटने से पहले की अपनी दुनिया, अपने परिवार और अपने स्कूल के बारे में बताने लगी। उसकी उम्र 13 साल की थी और वो कभी अपने गांव से बाहर नहीं गई थी। राल्फ ने अपने भीतर एक अप्रत्याशित उम्मीद उभरती महसूस की और उसे लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। पंप के आने के बाद वे पानी को फेंक निकालेंगे, मलबे को हटाया जा सकेगा और एजुसेना को हेलीकॉप्टर से अस्पताल पहुंचा दिया जाएगा जहां वो बहुत जल्दी अच्छी होने लगेगी। अपनी रॉ में उसने यहां तक सोच डाला कि वहां वो उसके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर उपस्थित होगा। गुड्डे गुड़ियों की उम्र को तो वो शायद पार कर चुकी है, उसने सोचा। पता नहीं उसे कौन सा तोहफा पसंद आएगा। शायद एक अच्छी सी ड्रेस। उसे लगा कि वो औरतों के बारे में बहुत कम जानता है। उसकी जिंदगी में हालांकि कई औरतें आई थीं, उसने कुछ दिलचस्पी से गौर किया, लेकिन किसी ने भी उसे उपयुक्त तोहफों के बारे में जानकारी नहीं दी थी। वक्त गुजारने के लिए वो एजुसेना को खबर नवीस की हैसियत से अपनी यात्राओं और दिलचस्प अनुभवों के बारे में बताने लगा और जब उसकी याददाश्त चुकने लगी तो उसने कल्पना शक्ति के सहारे वे सारे किस्से गढ़ने शुरू किए जिनसे उस लड़की का दिल बहलने की उम्मीद बन सकती थी। बीच बीच में एजुसेना झपकियां लेने लगती, लेकिन फिर भी वो अंधेरे में अकेला बोलता चला जाता, शायद उसे ये हौसला दिलाने के लिए कि अनिश्चितता की इस मुश्किल घड़ी में वो लगातार उसके साथ है। वो एक लंबी रात थी। उस जगह से मीलों दूर अपने टेलीविजन के पर्दे पर मैं राल्फ और उस लड़की को लगातार देख पा रही थी। फिर जब अकेले घर बैठे रहना असंभव हो गया तो मैं नेशनल टेलीविजन के स्टूडियो आ गई जहां राल्फ के साथ एडिटिंग करते हुए मैंने पता नहीं कितनी रातें गुजारी थी। वहां मैं एक तरह से उसकी दुनिया के बिल्कुल करीब थी और कुछ हद तक मुझे ये एहसास भी हो पा रहा था कि उन 3 निर्णायक दिनों के दौरान उस पर क्या बीत रही होगी। वहां से मैंने शहर के सभी सांसदों, फौजी नेताओं और राजदूतों, नेशनल पेट्रोलियम के सीएमडी और दूसरे बड़े लोगों को फोन घुमाकर उनसे दलदल को खींच सकने वाले एक पंप की इल्तिजा की, लेकिन कुछ अस्पष्ट से आश्वासनों के अलावा मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने रेडियो और टेलीविजन पर मदद की बदहवास सूचनाएं भिजवाई कि शायद कहीं कोई शख्स ऐसा हो जो हमारे काम आ सके। मदद के इन आग्रहों के बीच मैं बार बार न्यूज रूम की ओर दौड़ती, जहां सैटेलाइट के जरिए उस हादसे की नई परतें खोली जा रही होती। रिपोर्टर जहां ऐसे दृश्य चुनते जिनसे उनके समाचार बुलेटिन प्रभावी बन सकते, वहीं मेरी नजरें लगातार एजुसेना के दलदल भरे गड्ढे की फुटेज ढूंढ रही होती। मैं हर पल उसके ही साथ थी। उस बच्ची की हर तकलीफ राल्फ की ही तरह मुझे भी सालती और एक तरह से मैं उसकी हर हताशा और नाउम्मीदी की भी सहभागी थी। उससे सीधे बात कर पाने का चूंकि सवाल ही नहीं था, इसलिए अपनी बदहवासी में मैंने सोचा कि अगर मैं अपने दिमाग पर जोर डालूं तो शायद मानसिक बल के सहारे मेरी सांत्वनाएं उस तक पहुंच जाएं। जुनून की इंतहा में मैंने पागलों की तरह अपने दिमाग पर जोर लगाना शुरू किया। कभी भावातिरेक में मैं फूट फूट कर रोने लगती, तो कभी लगता जैसे दूरबीन के जरिए लाखों साल पहले ठंडे पड़ चुके किसी तारे को एकटक देखते हुए मेरे जिस्म की सारी ताकत ही निचुड़ गई है।
सुबह की पहली खबरों में मैंने विनाश के उस तांडव का पूरा नजारा देखा। रातों रात पिघली बर्फ से बनी नदियों में सैकड़ों लाशें और मवेशियों के अंजर पंजर बहकर किनारे आ लगे थे। दलदल के भीतर से पेड़ों के ऊपरी हिस्से और एक चर्च की बुर्दियां उगी दिखाई दे रही थीं, जिन पर फंसे लोग बहुत सब्र के साथ राहत के इंतजार में थे। हजारों सिपाही और स्वयंसेवक जीवितों की तलाश में मलबे को खंगाल रहे थे और गर्म शोरबा लेने के लिए चिथड़ों में लिपटे शरणार्थियों की लंबी कतारें बन गई थीं। रेडियो बार बार दोहरा रहा था कि अनाथ बच्चों को मदद पेश करने वालों के मारे टेलीफोन की सभी लाइनें जाम हो चुकी हैं। पीने सामग्री का सख्त अभाव था। बेहोशी की दवा सुंघाए बगैर जख्मियों के विषाक्त हाथ पैरों को काट डालने पर मजबूर डॉक्टरों को दर्द विनाशक दवाओं और एंटीबायोटिक्स की जरूरत थी। लेकिन हर रास्ते पर कोई न कोई लाल फीतेशाही अड़चन मौजूद थी, जिसके चलते आगे बढ़ना असंभव हो चला था। सड़ते हुए जिस्मों से सारा कीचड़ प्रदूषित हो चुका था, जिससे महामारी के फैल जाने का पूरा खतरा था। टायर की मदद से किसी तरह अपने जिस्म को सतह से ऊपर संभाले एजुसेना अब सर्दी के मारे कपकपाने लगी थी। हरकत के अभाव में उसका डरा हुआ जिस्म सुन्न पड़ता जा रहा था, लेकिन अब भी वो पूरे होश में थी और जब भी माइक्रोफोन उसकी ओर बढ़ाया जाता हम उसकी आवाज को सुन पाते। उसका स्वर बेहद विनम्र होता, गोया कि इस सारी तकलीफ के लिए वो हमसे माफी मांग रही हो। राल्फ के बढ़ी हुई दाढ़ी वाले चेहरे पर अब आंखों के नीचे काली झाइयां दिखाई देने लगी थी। वो लगभग टूटने टूटने को था, लेकिन इतनी दूरी से भी मैं साफ महसूस कर सकती थी कि उसकी थकान का यह रंग पिछले तमाम अनुभवों से काफी अलग था। अपने कैमरे को अब वो लगभग भूल चुका था, बल्कि अब उसमें उस लड़की को कैमरे के लेंस के जरिए देख पाने का साहस ही जैसे समाप्त हो गया था। जो तस्वीरें हम तक पहुंच रही थीं, वे राल्फ या उसके सहायकों द्वारा खींची हुई नहीं, बल्कि दूसरे रिपोर्टरों की थी, जिन्होंने इस बीच एजुसेना को पूरी तरह हथिया कर एक तरह से उस समूची त्रासदी का जीता जागता आईना बन जाने की दर्दनाक जिम्मेदारी थोप दी थी। भोर की पहली आहट के साथ ही राल्फ फिर से उन अदृश्य बाधाओं को हटाने में जुट गया था, जिन्होंने उस लड़की को उस जल समाधि में जकड़ रखा था। मदद के लिए सिर्फ उसके दोनों हाथ थे, क्योंकि किसी औजार के इस्तेमाल से उसे चोट पहुंचने का डर था। फौजियों के दस्ते पीड़ितों के बीच केले बांट रहे थे। उसने एजुसेना को उबले हुए भुट्टे के सूप के साथ केला खिलाने की कोशिश की, लेकिन उसे फौरन उल्टी हो गई। एक डॉक्टर ने बताया कि उसे बुखार है और साथ ही यह भी कि वह लाचार है, लेकिन एंटीबायोटिक दवाइयां सब गैंग्रीन के पीड़ितों के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। नजदीक से गुजरते एक पादरी ने एजुसेना के गले में वर्जिन मेरी का तमगा लटकाकर उसे आशीष दिया और शाम के चलते चलते एक हल्की सी फुहार भी शुरू हो गई। आसमान रो रहा है, एजुसेना बुदबुदाई और उसके बाद वो खुद भी रोने लगी। घबराओ मत, राल्फ गिड़गिड़ाया। तुम्हें अपनी हिम्मत बनाए रखनी है और जरा भी परेशान नहीं है। सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं किसी भी तरह तुम्हें यहां से बाहर निकालूंगा। रिपोर्टर फिर से एजुसेना की तस्वीरें लेने और बार बार वही सारे सवाल पूछने के लिए लौट आए। इस बार उसने उनका उत्तर देने की कोशिश भी नहीं की। इस बीच टेलीविजन और समाचार फिल्म वालों के ताजा दस्ते ढेरों तारें, टेप, फिल्म स्टॉक, वीडियो, दर्जनों इलेक्ट्रीशियन, साउंड रिकॉर्डिस्ट और कैमरामैन अपने साथ लिए वहां आने शुरू हो गए और एजुसेना का चेहरा अचानक दुनिया के दूर दराज के कोनों तक, टेलीविजनों तक पहुंचने लगा। इस सारी गहमा गहमी के बीच राल्फ लगातार एक पंप की इल्तिजा किए जा रहा था।
तकनीकी सुविधाओं में हुए सुधार के आशातीत परिणाम निकले और राष्ट्रीय टेलीविजन पर अब पहले से कहीं अधिक साफ तस्वीरें और ध्वनियां पहुंचनी शुरू हो गईं। लगता था जैसे दूरियां अचानक कम हो गई हैं। और तब मुझे यह खौफनाक एहसास होना शुरू हुआ कि राल्फ और एजुसेना मेरे बगल में ही हैं, लेकिन कांच की एक अभेद्य दीवार ने हमें जुदा कर रखा है। मैं अब हर घंटे उनका हाल जान सकती थी। उस लड़की को कैद से छुड़ाने और उसकी तकलीफ कम करने के लिए राल्फ ने जो कुछ भी किया, वो सब मेरी आंखों के सामने था। उनकी आपसी बातचीत के टुकड़ों को सुनकर मैं बाकी की सभी अनसुनी बातों का भी अंदाजा लगा पा रही थी। जब उस लड़की ने राल्फ को प्रार्थना करना सिखाया तो मैं वहां मौजूद थी। और तब भी जब तकलीफ से उसका ध्यान बांटने के लिए राल्फ उसे वे सारी कहानियां सुनाने लगा जो हजारों रातों के दरमियान सफेद मसहरी तले बिछे हमारे बिस्तर पर उसने खुद मेरी जुबान से सुनी थी। दूसरे दिन की समाप्ति पर जब अंधेरा हुआ तो राल्फ उसे वे लोरियां सुनाकर सुलाने की कोशिश करता रहा जो उसने अपनी मां से सीखी थी। लेकिन एजुसेना शायद नींद आने की सीमाओं से बहुत आगे निकल चुकी थी। पूरी रात उन दोनों ने भूख और थकान की बेहोशी में सर्दी से कपकपाते हुए एक दूसरे से बातें करते हुए गुजारी। और उस रात न जाने कैसे वे सारे मजबूत बांध जिनके पीछे राल्फ ने पता नहीं कितने वर्षों से अपने अतीत को छिपा रखा था, धीरे धीरे टूटते गए। और उसी स्मृति की गहराइयों में इतने समय से ठहरी वे सारी अव्यक्त संवेदनाएं किसी अंतरंग सैलाब की तरह बह निकली। वह एजुसेना को सब कुछ नहीं बता सकता था, क्योंकि उस बेचारी को समंदर के उस पार अपने उस समय से पहले की उस दूसरी दुनिया का कोई इल्म नहीं था, और न ही वो युद्ध के दिनों के उस यूरोप की कल्पना कर सकती थी। वह उसे पराजय के बारे में भी नहीं बता सकता था, और न ही उस दिन के बारे में जब सिपाही भूख से मरने वाले कैदियों को दफनाने में हाथ बटाने के लिए उसे यातना शिविर के भीतर लेकर गए थे। वो किस मुंह से उसे समझाता कि लकड़ी के ढेरों की तरह इकट्ठा नंगी लाशें तब उसे चीनी मिट्टी के बर्तनों जितनी नाजुक और भुरभुरी नजर आई थी। और उस मरती हुई बच्ची को मौत के चौबारों और उन भट्टियों के बारे में बताने का तो खैर सवाल ही नहीं उठता था। उसने उससे उस रात का भी जिक्र नहीं किया था जब उसने अपनी मां को नंगे बदन लाल रंग के जूतों में खड़े अपमान से सुबकते देखा था। लेकिन इतनी सारी अनकही बातों के बावजूद उन चंद घंटों के दौरान राल्फ पहली बार जैसे उस सारे अतीत में दोबारा लौट गया था जिसे स्मृतियों से मिटा डालने की हर कोशिश अब तक नाकाम साबित होती रही थी। एजुसेना ने अपना सारा भय राल्फ के हवाले कर दिया था, और इस तरह अनजाने में ही वो राल्फ के अपने आप से मुखातिब हो जाने का सबब बन गई थी। और तब दलदल के उस छोटे से नर्क कुंड में राल्फ के लिए अपने आप से भाग सकना असंभव हो चला था, और उसने पाया था कि बचपन में झेली गई वो समूची दहशत अब उसके रूबरू आ खड़ी हुई है। वो लड़कपन के उन दिनों में लौट गया था जहां इसी तरह के एक कुंड की कैद में बमुश्किल अपना सिर बाहर निकाले उसने अपने पिता के जूतों और उनकी टांगों को देखा था। पिता जिन्होंने कमर की पेटी को उतार कर उसे हवा में किसी जहरीले चाबुक की तरह फटकारना शुरू कर दिया था। दुख का एक सैलाब बिल्कुल उस बीते हुए समय की ही तरह उसके भीतर उमड़ा, और उसने पाया कि वो उसी अंधेरी अलमारी में कैद है जिसमें उसके पिता उसकी कथित शैतानियों की सजा देने के लिए उसे धकेल देते थे, और जहां घंटों अंधेरे के डर से अपनी आंखें मूंदे और धड़कते दिल के शोर को अनसुना करने की कोशिश में वो अपने दोनों कानों को हाथों से ढके चारों ओर से घिर चुके किसी जानवर की तरह दुबका बैठा रहता था।
स्मृतियों की इसी धुंध के बीच उसने अपनी बहन कैथरीना को देखा था। कैथरीना एक मासूम सी बाधित बच्ची, जिसने अपनी अधिकांश जिंदगी इस उम्मीद में टेबलों के नीचे छिप छिप कर गुजारी थी कि शायद ऐसा करने से उसके पिता उसके पैदा होने की जलालत को भूल जाएं। कैथरीना के साथ राल्फ फिर एक बार खाने की मेज के नीचे, सफेद लंबे मेजपोश के नीचे छिपकर, जैसे चिरकाल तक आने वाली आहटों और पदचापों की टोह लेने लगा था। उसकी बहन का हाथ उसके हाथ में था और उसकी डरी हुई सांसें, उसके सुनहरी बाल उसके गालों को छू रहे थे। ओफ! कैथरीना पता नहीं कैसे उसकी आंखों के ऐन सामने अचानक किसी लहराते हुए परचम की तरह प्रकट हो गई थी। उसने वही सफेद मेजपोश पहन रखा था और उसका जिस्म किसी चादर की तरह फड़फड़ा रहा था। उसने पाया कि अब इतने दिनों के बाद अपनी बहन की मौत पर, या कि उसे इस तरह छोड़कर चले आने की त्रासदी पर, वो बुक्का फाड़ कर रो सकता है। और तब उसे यह एहसास हुआ कि रिपोर्टर के रूप में उसके सारे कारनामे, वे सारे कौशल जिनसे उसे दुनिया भर की वाहवाही मिली थी, दरअसल उस आदिम भय से निजात पाने का एक बहाना मात्र थे, लेंस के पीछे पनाह लेने का महज एक उपक्रम कि उस नजरिए से देखने पर हकीकत को क्या सचमुच बर्दाश्त करने के काबिल बनाया जा सकता है। हर दिन नए खतरों से जूझते हुए वो दरअसल उन राक्षसों से उलझने का अभ्यास कर रहा होता था जिन्होंने उसकी रातों की नींद हराम कर रखी थी। और तब आत्मबोध की उस आखिरी घड़ी में उसे पता चला था कि गर्दन तक दलदल में डूबा वो स्वयं एजुसेना का ही एक प्रतिरूप है, और उसका आतंक किसी सुदूर, लगभग भुलाए जा चुके बचपन की कसक नहीं, बल्कि गले में गड़ते हुए एक खतरनाक पंजे की टीस बन चुका है। आंसुओं के प्रवाह के बीच उसने अपनी मां को काले लिबास में अपनी चमड़े की कवर वाली उस नोटबुक को सीने से चिपकाए देखा, ठीक उसी मुद्रा में जिसमें उसे दक्षिण अमेरिका के लिए छूटने वाले जहाज पर रवाना करने के लिए वो आई थी। वो उसके आंसू पोंछने के लिए नहीं, बल्कि यह कहने आई थी कि फावड़ा उठाओ, लड़ाई खत्म हो चुकी है और अब हमें अपने मुर्दों को दफनाना होगा। रो मत, मुझे अब तकलीफ नहीं होती, मैं अब ठीक हूं, भोर की पहली रोशनी के साथ एजुसेना ने कहा था। मैं तुम्हारे लिए कहां रो रहा हूं, राल्फ मुस्कुराया था। मेरी रुलाई तो खुद अपने आप के लिए है। मेरे भीतर का सभी कुछ बेतरह दुखने लगा है। तूफानों की उस घाटी में तीसरे दिन बादलों को चीरकर रोशनी की हल्की किरणें बाहर आती दिखाई दी थीं। देश के राष्ट्रपति स्वयं उस इलाके के दौरे के लिए खास तौर पर सिलवाई गई सफारी जैकेट पहनकर आए और उन्होंने पुष्टि की कि वो शताब्दी का सबसे भयानक हादसा था। सारा देश शोकमग्न था और मित्र देशों द्वारा सहायता के बहुत से आश्वासन प्राप्त हो रहे थे। सेना ने सारे इलाके को घेर लिया था और चोरी या लूटपाट करते लोगों को तुरंत गोली से मार डालने के आदेश दे दिए गए थे। उन्होंने कहा कि सभी लाशों को हटाना या मृतकों की गिनती करना चूंकि असंभव है, इसलिए सारी घाटी को एक पवित्र स्थली घोषित किया जा रहा है और पादरी सभी मरने वालों की आत्मा की शांति के लिए एक सामूहिक सभा का आयोजन करेंगे। वे सेना के शिविरों में भी गए, जहां उन्होंने बचा लिए गए लोगों की भीड़ को अस्पष्ट से आश्वासन बांटे। मुश्किल स्थितियों में कई घंटों से बिना रुके काम कर रहे डॉक्टरों और नर्सों का मनोबल बढ़ाने के लिए वे अस्पताल गए और फिर उन्होंने उस छोटी सी बहादुर लड़की एजुसेना से मिलने की इच्छा व्यक्त की जिसे अब तक सारी दुनिया देख चुकी थी। उसे अपने सामने पाकर
उन्होंने अपना ढीला पड़ता हुआ राजनयिक हाथ हिलाया और माइक्रोफोनों ने उनके रोंदते गले और भीगी हुई आवाज को दर्ज किया, जिसमें उन्होंने एजुसेना से कहा कि उसकी हिम्मत पूरे देश के लिए एक मिसाल बन चुकी है। उनके आख्यान को बीच में टोकते हुए राल्फ ने पंप की मांग की तो राष्ट्रपति ने उसे आश्वासन दिया कि वे व्यक्तिगत रूप से इस मामले को निपटाएंगे। क्षण भर के लिए मैंने देखा कि राल्फ दलदल के उस गड्ढे के करीब अपने घुटनों पर झुक गया है। शाम की खबरों का वक्त आने तक वो उसी मुद्रा में था और तब किसी भविष्यवक्ता की तरह टीवी के स्क्रीन को निहारते हुए मैंने पाया कि उसके भीतर एक भारी बदलाव आ गया था। पिछली रात ने उसकी सारी नाकेबंदियों को चकनाचूर कर दिया था और अब वो सिर्फ संताप को महसूस कर रहा था। उस लड़की ने उसके भीतर के उन हिस्सों का स्पर्श कर लिया था जिन तक पहुंचने की ताकत उसमें स्वयं नहीं थी और जिन्हें उसने मेरे साथ भी नहीं बांटा था। मैंने उस क्षण को भी बहुत अच्छी तरह पहचाना जब उसने उम्मीद छोड़कर उस लड़की को तिल तिल कर मरते हुए देखने की यातना से गुजरने का फैसला कर लिया। 3 दिन और 2 रातों तक मैं लगातार उसके साथ थी, पर्दे के उस ओर से उनके हर अंतरंग क्षण को अपने भीतर महसूस करती हुई। मैं वहीं थी जब एजुसेना ने उससे कहा कि 13 वर्ष के कुंवारे जीवन में उसे किसी लड़के का प्यार नहीं मिला है और प्यार को जाने बिना इस दुनिया को छोड़ देने से बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। राल्फ ने उसे आश्वस्त किया कि वह उससे जितना प्यार करता है उतना वो शायद ही कभी किसी और से कर पाया होगा, अपनी माँ या अपनी बहन से भी कहीं ज्यादा, उन औरतों से भी अधिक जो उसके जीवन में आ चुकी थीं, और अपनी उस जीवन संगिनी से भी कहीं ज्यादा जो शायद उस नर्कपाश में उसकी जगह लेने के लिए भी तैयार हो जाती। और फिर मैंने देखा कि उसने आगे झुककर एक अनाम उदास सी संवेदना में डूबकर उस लड़की का माथा चूम लिया। मैंने महसूस किया कि उस एक क्षण में वे दोनों अपनी हताशा से मुक्त होकर उस गाढ़े दलदल से ऊपर उठ गए थे, उन गिद्धों, हेलीकॉप्टरों और दूर तक फैले उस भ्रष्ट कीचड़ से कहीं ऊपर, जहां मृत्यु को स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। राल्फ कार्ले ने मन ही मन प्रार्थना की थी कि एजुसेना जल्दी से जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाए, क्योंकि ऐसी तकलीफ बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इस बीच मैंने एक पंप हासिल कर लिया था और अब मैं सेना के एक जनरल के संपर्क में थी, जिसने अगली सुबह एक फौजी हवाई जहाज में उसे पहुंचाने का वादा भी किया था। लेकिन तीसरे दिन की रात क्वार्ट्ज लैंपों की चकाचौंध और सैकड़ों कैमरों के लेंसों की छाया में एजुसेना ने अपने चिरंतन दोस्त की आंखों में देखते हुए दम तोड़ दिया। राल्फ कार्ले ने उसके जिस्म के गिर्द बंधा टायर हटाया, उसकी पलकों को बंद किया, कुछ क्षणों के लिए उसे अपने सीने से सटाया और फिर छोड़ दिया। कीचड़ से फूटे किसी फूल की ही तरह वो आहिस्ता आहिस्ता उसी कीचड़ में समा गई। तुम मेरे पास वापस आए हो, लेकिन तुम वो पहले वाले शख्स नहीं हो। मैं कई बार तुम्हारे साथ टीवी स्टेशन जाती हूँ और हम एक साथ फिर से एजुसेना के वीडियो देखते हैं। उन्हें ध्यान से देखते हुए तुम पता नहीं क्या ढूंढने लगते हो, शायद कोई ऐसी चीज, कोई तरकीब जो तुम्हें वक्त रहते याद नहीं आई, या शायद उन तस्वीरों में तुम खुद अपने आप को देखते हो, नंगा और बेपर्दा।
तुम्हारे कैमरे अलमारी में उपेक्षित पड़े हैं। तुमने लिखना और गुनगुनाना छोड़ दिया है। तुम घंटों खिड़की पर बैठे पहाड़ों की ओर देखते रहते हो। तुम्हारे करीब बनी मैं तुम्हारे अपने भीतर की इस यात्रा से लौटने के इंतजार में हूँ। मैं जानती हूँ कि इस दुस्वप्न को तोड़कर जब तक तुम वापस नहीं लौट आते, हमारे लिए हाथों में हाथ लेकर टहलने निकलना असंभव होगा। बहुत शुक्रिया सब मित्र दोस्त जितने भी यहाँ हैं। मैं सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आपने ध्यान से मनोयोग से इस कहानी को सुना। अब मैं इस कहानी और आपके बीच से अपने को हटा लेना चाहता हूँ, जिससे आप कहानी को, उसकी अनुगूंजों को दोबारा अपने भीतर महसूस करें, उसे जिएं। आप सबका बहुत बहुत आभार और विदा। नमस्कार।